शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी खास बात यह है कि ज़्यादातर जो अपना पानी है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है। और कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं, बहुत कम हैं, लगभग 30%, आप एवरेज समझ लीजिए कि 30% नदियाँ ऐसी हैं जैसे कि सिंधु नदी अपना पानी अरब सागर में छोड़ रही है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि अपने पानी को अरब सागर में छोड़ती हैं। हमने हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं देखे थे। जैसे कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साल भर यहाँ पर पानी हमको देखने को मिलता है। और पानी का सोर्स मेनली है हिमालय में जो बर्फ़ जमी रहती है ना, वो बर्फ़ गर्मी के टाइम में भी पिघल पिघल कर गर्मी के दिनों में भी पानी अवेलेबल करा देती है। इसलिए हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं ये बारहों मासी होती हैं। हिमालय पर्वत का जो नदी सिस्टम है कितना पुराना है, इस बात को यदि हम समझें तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। भूवैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि मायोसिन कल्प में, मायोसिन टाइम पीरियड का मतलब आज से लगभग 2.4 2.5 करोड़ से लेकर के 50 लाख साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है, मायोसिन कल्प की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम में एक विशाल नदी जिसे शिवालिक नदी या फिर इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ में असम से पंजाब तक बहती थी। कहाँ से कहाँ बहती थी? जो असम वाला एरिया है यहाँ से पंजाब तक, ऐसा पूरा आप ये कह सकते हैं हिमालय के पैरेलल में एक नदी बहा करती थी। और यही फिर बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आप समझ लीजिए फेमस हो गई। और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती थी। कहाँ कहाँ पर पानी खाली करती थी अपना? ये पंजाब में सिंध की खाड़ी के पास में। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है जलोढ़ निक्षेप में? जैसे कि रेत हो सकता है, मृत्तिकाएं, चिकनी मिट्टी, ये सारी चीज़ इसके सोर्सेस हो सकते हैं। गोलास्म, कोंग्लोमेरेट इसमें शामिल है। इस धारणा की ये सब पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बढ़ गई। बाद में फिर जो हम पुरानी नदी की बात कर रहे हैं ये 3 अपवाह तंत्र में बढ़ गई थी। पहले नंबर की बात कौन सी है? पहले नंबर की नदी हो गई पश्चिम की तरफ में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां थी? मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। एक नदी हो गई सिंधु, दूसरी हो गई गंगा और तीसरी जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र ही होने वाली। पूरब की तरफ में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम देख रहे हैं इतनी बड़ी नदी थी जो कि 3 भाग में बढ़ गई है। संभवतः हो सकता है प्लीस्टोसिन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटवार पठार, जिसको दिल्ली रिज के कहा जा रहा है, जब ये ऊपर उठा, दिल्ली रिज के ऊपर उठने के चलते चलते ही ये विभाजन हमको देखने को मिला। ये क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच में जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीटोस्टीन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य में स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते चले गई। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर से संबंधित। पिक्चर में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं तो इंडिया के कुछ कुछ लोग तो इसमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन बाकी की आर्मी की समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि चेहरा इनका पूरा काला हो गया। देखते हैं किसके किसके बीच में ये कंडक्ट कराई जाती है। तो सिंगापुर सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास अग्नि वॉरियर देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में।
सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि योद्धा का 12वें नंबर का संस्करण हुआ, जो दिनांक 13 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में चालू हुआ था और 30 नवंबर 2022 को ख़त्म हो गया। अभ्यास अग्नि योद्धा के अंतर्गत दोनों देशों के सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फायर पावर का प्रदर्शन किया, निष्पादन किया, और इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की जो आर्टिलरी शाखा थी, इसके द्वारा नई पीढ़ी के नए नए उपकरणों का यूज़ किया गया था। इस अभ्यास में संयुक्त योजना बनाने के अंतर्गत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वार गेम में दोनों पक्षों ने भागीदारी किया था। दोनों पक्षों ने संयुक्त ट्रेनिंग के अंतर्गत आला टेक्नोलॉजी और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन सिमुलेटर का यूज़ किया था। आर्टिलरी मतलब आधुनिक रुझान और बेहतर आर्टिलरी योजना के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में विशेषज्ञ अकादमिक चर्चा भी आयोजित की गई थी। आर्टिलरी के अंतर्गत आर्टिलरी गन आ गई, होवित्जर तोप ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इनकी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। इस एक्सरसाइज के यदि हम इतिहास की बात करें तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो इसके बारे में हमको नहीं मिल पाती है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये है, इसका आयोजन इंडिया में सिंस 2004 से ही चालू है। XAW भी इसको शॉर्टकट के रूप में हम जानते हैं। इस कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्मी बायलैटरल एग्रीमेंट। इसका आयोजन किया जाता है आर्मी बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत एंड टेस्टामेंट ऑफ टू द वार्म एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया और सिंगापुर के जो मिलिट्री रिलेशन है उसको मजबूत करने का ये काम करती है, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद एक काफ़ी फेमस वैक्सीन की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो वैक्सीन है इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। भारत द्वारा कोविड के लिए विकसित की गई विश्व की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन को 8 साल और उससे अधिक आयु वर्ग में आपातकाल की स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से स्वीकृति मिल गई है। किससे स्वीकृति मिल गई है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ये पहले स्वीकृति देगा, तब जाकर के आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित यूज़ किया जा सकता है। तो इसी वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं कि क्या इसकी खास विशेषता है। ये जो वैक्सीन है प्री फ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक की प्रतिकृति का मतलब होता है नमूना, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, तो प्रतिकृति ना हो सकने वाली एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। सफल परिणामों के साथ चरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के नैदानिक परीक्षणों में इस प्रत्याशी वैक्सीन का मूल्यांकन किया गया था, मतलब इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है। ये विशेष रूप से नाक में डाली जाने वाली बूंदों के माध्यम से इंट्रानेजल डिलीवरी की अनुमति देती है। जैसे कि नाम से ही इंट्रानोजल मतलब आपकी नाक के माध्यम से इसको एंटर कराया जाएगा। नाक से दिए जाने की इस प्रणाली को कम और मध्यम आय वाले देशों में, खासकर हम गरीब देशों की बात कर रहे हैं, लागत प्रभावी बनाने के लिए इसको डिजाइन और विकसित किया गया। मतलब हमने ऐसे विकसित किए हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसका स्टोरेज आसान है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। ये जो वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पूरे भारत में संचालन के साथ गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित भारत में कई साइटों पर भारत बायोटेक द्वारा इसके लिए बड़ी विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो अब कोरोना का तो उतना ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाद भी सरकार लगी हुई है कि कुछ ना कुछ प्रकार से हम कोरोना से अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकें। तो यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि वैक्सीन के यूज़ के लिए अनुमति दे रही है। इससे स्वीकृति मिली है तब जाके इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसकी खास बात और क्या है, विश्व की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन, वर्ल्ड की है ये, भारत अकेले की नहीं है, विश्व की है ये।
इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है विश्व एड्स दिवस के मौके पर। ठीक है, तो हर साल 1 दिसंबर को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यदि हम बात करें द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी स्थापना करी थी, किसकी? वर्ल्ड एड्स डे की 1 दिसंबर 1988 को। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड वर्ल्ड एड्स डे ऑन दिसंबर 1, 1988। इसका उद्देश्य था इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम को प्रमोट करना लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज़ के बीच में। जैसे कोई अथॉरिटी है तो वो क्या काम करेगी? इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच शेयर करेगी। ये बीमारी कैसी है, कैसे फैलती है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ में प्राइवेट सिटीजन, इनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही इस दिवस की शुरुआत मानी जाती है। इसके साथ साथ में इक्वलाइज इस दिस ईयर्स वर्ल्ड एड्स डे थीम। वहीं 2022 की हम बात करें तो इस बार की थीम रखी गई है इक्वलाइज। इक्वलाइज मतलब होता है समानता, मतलब सबको एक सा इलाज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसी को मिल पाए, गरीब को ना मिल पाए। इसका जो इम्पोर्टेंस है इस बात से पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन इंडिविजुअल पूरे विश्व भर में HIV वायरस से प्रभावित होते हैं, कैरी करते हैं। डिस्पाइट द वायरस बीइंग डिस्कवर्ड इन 1984, इट हैज़ क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ ऑलमोस्ट 35 मिलियन पीपल। 1988 में इसकी खोज हुई थी, पहली बार ये आया था लाइट में। उस टाइम से आज तक आप देखोगे तो 35 मिलियन लोगों की डेथ जा चुकी है। तो ये जो एड्स होता है वो HIV वायरस के चलते चलते फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स इज काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV के चलते चलते इसका ट्रांसमिशन होता है। वहीं यदि हम बात करें कि भारत सरकार किस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है एड्स के खिलाफ में, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में NACP कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय लेवल की ये योजना है। इसके साथ साथ में इंडिया ने अचीव कर लिया है 6th मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG 6 को। HIV एड्स एक्ट 2017 लेकर के आया था, जिसके अंतर्गत ये मना करता है डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड पीपुल ऑन एनी ग्राउंड। कोई भी व्यक्ति जो कि HIV से पीड़ित है उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार कानून लेकर के आई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सनराइज चलाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2016 के माध्यम से, ताकि टैकल किया जा सके राइजिंग जो HIV प्रिवलांस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। खास करके हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ जो इसका फैलाव तेज़ी से हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये सनराइज स्कीम आई थी। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं GST से संबंधित। नवंबर के महीने में GST का जो कलेक्शन है, GST रेवेन्यू का कलेक्शन 11% की वृद्धि दिखाया है यदि हम अक्टूबर से तुलना करते हैं तो। स्टेट GST कलेक्शन स्टैंड 32,651 करोड़। स्टेट GST कलेक्शन कितना रहा था? 32,651 करोड़। गुजरात, राजस्थान, केरला एमंग 6 स्टेट, उन 6 स्टेटों में आ रहे हैं ये, जहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्शन इन रेवेन्यूज। यहाँ पर हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। वहीं यदि हम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हेल्दी रही है GST कलेक्शन की ग्रोथ। GST की यदि हम बात करें तो GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि इनडायरेक्टली ये टैक्स लगता है। इनडायरेक्टली कैसे हो गया? जहाँ पर लगाया जा रहा है उसी के द्वारा वसूला जाए। जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, सरकार मेरे ऊपर टैक्स लगा रही है तो डायरेक्ट मेरी जेब से पैसा ले रही है वो। लेकिन GST जो होता है इनडायरेक्टली रहता है। जैसे कि सरकार ने किसी कपड़े के व्यापारी से क्या काम कर ली, GST कह दी कि
कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली रूप से वो कपड़े के व्यापारी के ऊपर टैक्स लगा रही है। लेकिन कपड़े का जो व्यापारी है उस जीएसटी को क्या काम करेगा, अपने कपड़े की कीमत यदि 100 रुपये है तो 20 रुपया वो जीएसटी का जोड़ देगा और आपसे वो उसको वसूल लेगा। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वो नहीं भर रहा है, कोई और इसको भर रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले 1954 में जीएसटी की शुरुआत हुई थी फ्रांस में, और भारत में जीएसटी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं इसलिए 1 जुलाई को, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूरा रूप तो आप सभी जानते ही हैं, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी लाने के लिए हमारे देश में 122वां नंबर का संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में रखा गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं जो जीएसटी है इनडायरेक्ट और गंतव्य पर आधारित टैक्स माना जाता है। भारत में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, विजय केलकर समिति। उसी ने सुझाव दिया था कि हमारे देश में जीएसटी की व्यवस्था होना चाहिए। वहीं यदि हम बात कर लें जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था तो वो था असम, 12 अगस्त 2016, और सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर 5 जुलाई 2017 को इसको एक्सेप्ट किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं और इसमें 23 अधिभार को भी शामिल किया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत 5 स्लैब बनाए गए, कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18%, 28%। संविधान में एक और भी हमें नई चीज़ देखने को मिलेगी, जीएसटी परिषद। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है ना, ये ही सबसे मेन होती है कि जीएसटी किस में हमें बढ़ाना है, किस में घटाना है। जीएसटी काउंसिल ही ये काम करती है। तो संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया था। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी और इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। टोटल सदस्यों की यदि हम बात करें तो इसमें 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 वोटिंग का हिस्सा है और केंद्र सरकार को 1/3 वोट देने का अधिकार दिया गया। जीएसटी को हमने 3 भाग में बांट दिए हैं। कौन कौन से भाग हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट, सी मतलब सेंट्रल, आई मतलब इंटीग्रेटेड। तो ये तो थे कुछ जीएसटी से संबंध महत्वपूर्ण प्रावधान। और भी कुछ बातें ऐसी जैसे कि शराब, पेट्रोल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें, सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? असीम दास गुप्ता को बनाया गया था। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है विश्व का। इसके बाद 1 दिसंबर से हम देख रहे हैं इंडिया ने G20 की क्या है अध्यक्षता को ग्रहण कर लिया है। अब लगभग 1 साल तक G20 की अध्यक्षता इंडिया करने वाला है। इंडिया हेल्मिंग G20 ए वाटरसाइड मूवमेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल हो गया है यदि इंडिया G20 की अध्यक्षता यदि करता है तो। G20 क्या है? एक प्रकार से इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 देश शामिल हैं और एक संगठन आता है इसमें जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इसके साथ साथ में जब इसकी बैठक होती है, इसका आयोजन किया जाता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं। G20 की खास बात यह है कि 2/3 विश्व की पॉपुलेशन इस ग्रुप में निवास करती है। 85% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा यहीं से आता है। पूरी विश्व की जितनी जीडीपी है उस जीडीपी का 85% हिस्सा तो ये ग्रुप के देश अपने पास रखते हैं। इसके साथ साथ में 80% ऑफ जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो यहीं से आता है और 75% से भी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड G20 ग्रुप के माध्यम से ही होता है। यदि हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? USA, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, EU, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, टर्की, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान।
एक बात यहाँ पर यह है, इसका कोई परमानेंट सचिवालय नहीं बनाया गया है, परमानेंट ऑफिस नहीं बनाया गया है, ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बन जाता है, जहाँ पर इसका समिट का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि इंडिया अभी इसकी अध्यक्षता करेगा, अगले साल किसी और को मिल जाएगा, रोटेशन बेस में ये काम चलते रहता है। G20 summit is formally known as Summit on Financial Market and World Economy। G20 का जो समिट आयोजित किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखिए G20 की जो मीटिंग है भारत में 56 लोकेशन में अक्रॉस कंट्री में आयोजित की जाएगी। विल इंश्योर दैट पैन इंडिया नेचर ऑफ द इवेंट इज ट्रूली शोकास्ड, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है।